अब आइए देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डैश उपलब्ध या उपयोग की गई सूचना क्षमता की बिट रेट है जिसे सामान्यतः प्रति सेकंड बिट के मेट्रिक गुणकों में व्यक्त किया जाता है। तो सूचना अगर आपकी उपयोग की गई उसको हम डेटा कहेंगे। उसमें क्वेश्चन में सूचना की बात हो रही है, इसको आप कह दीजिए कि ये डेटा है, डेटा यूज हुई है। और डैश बिट रेट है, डैश एक बिट रेट है जिसे सामान्यतः प्रति सेकंड बिट मतलब बिट्स पर सेकंड के गुण बिट्स के मेट्रिक गुणकों में व्यक्त किया जाता है। तो वो इन चारों में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो साइकिल्स पर सेकंड होता है, तो ऐसे कह दीजिए साइकिल्स पर सेकंड। इसको आप हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो ये तो बिट्स पर सेकंड तो नहीं है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल तो बिल्कुल ही अलग चीज है। प्रोटोकॉल तो नियमों का एक समूह होता है जिसकी मदद से हम ये डिसाइड करते हैं कि डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे भेजना है। तो ये तो नहीं होगा प्रोटोकॉल। स्पीड, स्पीड तो कुछ भी हो सकता है। स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस पर सेकंड, और स्पीड आपकी बिट पर सेकंड भी हो सकती है। तो फिर ये ऑप्शन भी हो सकता है सी। नॉर्मली हम स्पीड को कहते हैं डिस्टेंस पर सेकंड। जब हम किसी भौतिक चीज की बात करें, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, उसकी होती है स्पीड, तो उसको कहते हैं डिस्टेंस पर सेकंड या पर टाइम कह दीजिए। और डेटा के केस में आप कह सकते हैं कि हाँ भाई बिट्स पर सेकंड वो स्पीड होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपयोग की गई सूचना क्षमता, कितनी सूचना की क्षमता आपने उपयोग की। तो ये उपयोग की गई क्षमता स्पीड नहीं होती, स्पीड होती है कितनी तेजी से बिट्स आ रही हैं। तो स्पीड तो ऑप्शन नहीं होगा। आखिरी ऑप्शन बचता है बैंडविड्थ। हाँ, बैंडविड्थ होता है वो चीज जिसकी मदद से आप ये क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हमने कितनी डेटा यूज कर ली और किस रफ्तार से। कितनी डेटा हम किस रफ्तार से भेज सकते हैं मैक्सिमम, या हमने कितनी बैंडविड्थ यूज कर ली किसी भी नेटवर्क पे। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंडविड्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क पर संचार में देरी, डिले को क्या कहा जाता है? तो जब नेटवर्क पे कोई मैसेज आ रहा है और वो थोड़ा सा देरी से आ रहा है, उसमें डिले हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? चार ऑप्शन दिए हैं, विलंबता, थ्रूपुट, फ्रीक्वेंसी, टर्न अराउंड टाइम। तो इसका जो आंसर होगा, एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि मान लीजिए दो दो नोड्स हैं आपके और वो एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं। इस नोड ने एक मैसेज भेजा है इसको, और इसके बाद इस नोड ने रिप्लाई किया। तो जो टोटल टाइम है, जो टाइम मैसेज को भेजने में लगा उसको T1 कह लीजिए, और जो टाइम मैसेज को वापस रिप्लाई को वापस आने में लगा वो टाइम को T2 कह दीजिए। तो T1 प्लस T2 आपका हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम। लेकिन ये वो टाइम नहीं है कि आप कहें कि नेटवर्क में देरी हो रही है, डिले हो रहा है। ये तो नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक ही है कि टर्न अराउंड टाइम तो उसमें रहता ही है, क्योंकि जब आप किसी नोड को मैसेज भेजेंगे वो तो रिप्लाई जो करेगा, और उस रिप्लाई को आने में टाइम तो लगेगा, वो तो लगेगा ही हमेशा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है साइकिल्स पर सेकंड। तो इसमें देरी का कोई वो नहीं है कि देरी हो रही है। थ्रूपुट होता है कि कितनी डेटा वो इफेक्टिवली आपको भेज सकता है कोई भी नोड। तो थ्रूपुट तो ये नहीं होगा उसमें। विलंबता एक ऑप्शन बचता है, विलंबता को ही आप डिले कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विलंबता।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल एनालॉग या डिजिटल सिग्नल स्ट्रीम वाले सिग्नल को वास्तविक अलग अलग और असंबंधित सिग्नल में वापस लाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल एनालॉग या डिजिटल सिग्नल स्ट्रीम, कोई सिग्नल की स्ट्रीम आ रही है आपके पास, इसमें अलग अलग सिग्नल्स हैं। इसमें एक ही सिग्नल, इसमें बहुत सारे, एक सिग्नल ये है और इसमें एक सिग्नल कोई और हो सकता है, किसी और कोड से। कोई सिग्नल का कोड अलग है या फ्रीक्वेंसी अलग है या फेज अलग है। तो एक ही कैरियर वेव पर कई सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं। मान लीजिए कई सिग्नल की स्ट्रीम आ रही है, तो उसमें एक सिग्नल ये है, एक सिग्नल ये यहाँ पे है, तो कई सिग्नल्स आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन सिग्नल्स को सेपरेट करना है हमको। यहाँ पे हम कोई डिवाइस लगाएंगे जो इन सिग्नल्स पूरी स्ट्रीम को रिसीव करेगा, उनको अलग अलग सिग्नल्स में सेपरेट कर देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, उस डिवाइस को क्या कहेंगे? एक सिग्नल आपका ये वाला बन जाएगा जो ब्लू कलर से आ रहा है, एक सिग्नल आपका ये वाला बन जाएगा, अलग हो जाएगा, और एक सिग्नल आपका ये वाला रहेगा। एक ही स्ट्रीम पे सिग्नल आ रहे हैं, वो अलग हो जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है डिकोडिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, एनकोडिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग। देखिए डिकोडिंग क्या होता है, जब आप कोई मैसेज भेजते हैं इंटरनेट से, आपने कोई मैसेज भेजा ऐसे प्लेन टेक्स्ट में, आप प्लेन टेक्स्ट में भेजेंगे इंटरनेट से कोई मैसेज, तो बीच में उसको कोई भी अटैकर अगर है तो वो पढ़ सकता है, अगर वो प्लेन टेक्स्ट में ऐसे आपने भेज दिया तो हम क्या करते हैं, इस मैसेज को एनकोड कर देंगे। एनकोड मतलब कुछ उसमें कोडिंग कर देंगे कि जो एच है वो कुछ और बन जाए। और ऐसे इसको एनक्रिप्शन, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में बोलें तो ये एनक्रिप्शन होता है। लेकिन एनकोडिंग में क्या होता है कि आपका ये हेलो है, ये ये ऐसे कंप्यूटर तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाएगा, इसको यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यूनिकोड, यूनिकोड एक ऐसा नियम है जिसमें कि दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं, उनके जो अक्षर हैं उनको अक्षरों से नंबर्स में कन्वर्ट करने की सुविधा है। तो ये एक एग्जांपल है एनकोडिंग प्रोसेस का। ये एनकोडिंग हो गई, एनकोडिंग हो गई। और यूनिकोड को आप कभी कभी यूनिकोड एनकोडिंग भी कह सकते हैं। और जब हम मान लीजिए यूनिकोड में आपने कोई चीज़ लिख दिया, उसका यूनिकोड आपका कुछ है, ये है 53 है मान लीजिए, तो अब जो ये कोड है, जो ये नंबर है, इसको हम वापस से अक्षर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? उस प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहेंगे। तो ये हो गया एनकोडिंग और डिकोडिंग। और मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? यही जो प्रोसेस हमने बताया कि एक सिग्नल्स की स्ट्रीम आ रही है और एक डिवाइस लगा है, वो स्ट्रीम को अलग अलग कर दे रहा है। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, ये अलग अलग स्ट्रीम्स को लेगा और उसको एक ही स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। और मल्टीप्लेक्सर असल में जो आपका डिजिटल मल्टीप्लेक्सर होता है, वो कुछ ऐसे काम करता है। उसमें 2 या 3 इनपुट आते हैं, कई इनपुट आ सकते हैं, 10 इनपुट भी आ सकते हैं, बहुत सारे इनपुट आते हैं, और उसकी आउटपुट लाइन एक ही होती है। तो इन सारे इनपुट्स को वो एक ही आउटपुट लाइन पे कन्वर्ट कर देता है। एक आउटपुट हो सकती है, 2 आउटपुट लाइन भी हो सकती है, आपके यहाँ 8 सिग्नल हो सकते हैं। तो ये ऐसा मल्टीप्लेक्सर होता है। और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? यही होता है कि एक सिग्नल आ रहा है, एक सिग्नल की स्ट्रीम आ रही है, वो उसको अलग अलग भागों में बांट दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, डीमल्टीप्लेक्सिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डेटा ट्रांसमिशन के किस मोड में डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकती है? तो हम लोगों ने ये पढ़ा था अपने क्लास में कि 3 तरह के मोड होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स,
सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, क्वार्टर डुप्लेक्स। क्वेश्चन पूरा ये है कि निम्नलिखित में से डेटा ट्रांसमिशन के किस मोड में डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकता है। तो ऑप्शन में हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स ऐसा होता है कि यहाँ पे मान लीजिए एक आपका नोड है, यहाँ पे एक नोड और है, और ये तार से जुड़े हैं, और तार में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो एक बार में एक ही नोड कर सकता है डेटा ट्रांसफर, और लेकिन दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन एक बार में एक ही नोड ट्रांसफर कर सकता है। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। तो उस क्वेश्चन का आंसर हाफ डुप्लेक्स ही सही लग रहा है। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स में ये होता है कि दो नोड्स हैं, उनके बीच तार लगा है, और एक ही नोड हमेशा भेज सकता है, एक ही नोड मैसेज भेज सकता है, दूसरा नोड भेज ही नहीं सकता है। तो ये सिंप्लेक्स होता है। दूसरे नोड को भेजना, उसको अपना तार खुद लगाना पड़ेगा, तब इस तार से ये भेजेगा अगर भेजना होगा तो। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स ये होता है कि दो नोड हैं, उनके बीच एक ट्रांसमिशन मीडियम है, तार है, तार कह दीजिए। तो फुल डुप्लेक्स में दोनों लोग भेज सकते हैं, ये भी भेज सकते हैं और ये भी भेज सकते हैं, एक ही बार एट द सेम टाइम साथ में भेजे जा सकते हैं मैसेजेस। तो ये फुल डुप्लेक्स होता है आपका। क्वार्टर डुप्लेक्स कुछ नहीं होता, उसका आंसर क्वार्टर डुप्लेक्स नहीं होगा, आंसर इसका होगा ए, हाफ डुप्लेक्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डेटा ट्रांसमिशन के किस मोड में डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकती है? अब इसी डायग्राम से आप देख लीजिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन तो हो रहा है, लेकिन दोनों दिशाओं में होता है और एक साथ प्रवाहित हो सकती है डेटा दोनों दिशाओं में। निम्नलिखित में से डेटा ट्रांसमिशन किस मोड में डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकती है? तो हमने देखा फुल डुप्लेक्स में ऐसा हो। उस क्वेश्चन का आंसर आप लगा दीजिएगा, फुल डुप्लेक्स, हो ऑप्शन डी होगा इसका, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विदिशीय डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट नहीं करता? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दोनों डायरेक्शन डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसी डायग्राम से देख लीजिए कि कौन सा हो सकता है। और ये तो आपका हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स में क्या हो रहा है कि डेटा ट्रांसफर दोनों दिशाओं में तो हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा, लेकिन दोनों दिशाओं में हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है दोनों दिशाओं में होना चाहिए, दो दिशीय होना चाहिए, तो ये इसमें है, ये तो सही ऑप्शन नहीं होगा इस क्वेश्चन में। फुल डुप्लेक्स में भी दोनों दिशाओं में हो रहा है ट्रांसफर, क्योंकि एक साथ हो रहा है, हमने देखा अभी, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा सही। सिंप्लेक्स ऐसा होता है कि जिसमें कि एक ही दिशा में ट्रांसफर होता है, दोनों दिशा में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता सिंप्लेक्स में। तो सिंप्लेक्स में आपका कोई बात आएगी नहीं कि दोनों दिशा में ट्रांसफर हो रहा है। एक तार लगा होगा, एक ट्रांसमिशन मीडियम होगा जो हमेशा एक ही दिशा में ट्रांसफर करेगा, तो ये सिंप्लेक्स होगा। तो सिंप्लेक्स इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या है? दोनों, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों ही दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन को अलाउ कर रहे हैं। और क्वेश्चन पूछा है कौन सा ऐसा है तो दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन अलाउ नहीं कर रहा है, तो उसका आंसर सिंप्लेक्स होगा और आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम में उपयोग की जाती है? तो हमने ट्रांसमिशन मीडियम पढ़े थे बहुत सारे, उसमें से उसका जो कैटेगरी थी वो एक ये थी, गाइडेड और अनगाइडेड। तो अब गाइडेड मीडिया क्या होता था कि अगर आप किसी केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर किसी केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गाइडेड मीडिया हो गया। और अगर आप रेडियो तरंगों, माइक्रोवेव तरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अनगाइडेड मीडिया हो गया, अनगाइडेड।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन है। ऑप्शन है इंफ्रारेड, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब आप तीनों ऑप्शन जो बी से डी तक हैं वो तीनों केबल हैं, तीनों केबल हैं। एक कोएक्सियल केबल है और एक आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है, एक आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है, तीनों ही केबल हैं। तो केबल अगर है तो गाइडेड मीडिया हुआ। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो इंफ्रारेड है, जो कि माइक्रोवेव तरंगों का यूज करता है, इंफ्रारेड तरंगों का यूज करता है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैन संचार के लिए सामान्यतः किस प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाता है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बहुत बड़ा आपका नेटवर्क है, 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में वो फैला हुआ है। तो HDMI केबल ऑप्शन दिया है पहला। HDMI केबल जो है, क्या वो सही हो सकता है? क्योंकि HDMI केबल हम ज्यादा बड़े डिस्टेंस में यूज नहीं करते, वो स्लो होने लगता है। आपका जो HDMI केबल होता है, अगर उसको बहुत लंबे डिस्टेंस में यूज करेंगे तो उसकी डेटा ट्रांसफर रेट घटने लगती है। वो टीवी या आसपास के डिवाइस में यूज होता है, आपको मॉनिटर में लगाना है, प्रोजेक्टर में लगाना है, तो उस केस में HDMI केबल यूज होता है। कोएक्सियल केबल आपका वो भी HDMI से तो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक चला जाता है, लेकिन वो 100 किलोमीटर प्लस के डिस्टेंस को नहीं कवर कर पाएगा। हमको 100 किलोमीटर प्लस के डिस्टेंस में ले जाना है जानकारी को। ट्विस्टेड पेयर केबल भी बहुत छोटे डिस्टेंस, ये तो लैन में यूज होता है। लैन आपका 0 to 1 किलोमीटर तक रहता है, 1 किलोमीटर तक रहता है। तो उसमें तो कोई वही नहीं, चांस ही नहीं है कि 100 किलोमीटर प्लस के नेटवर्क को सपोर्ट कर सके। तो ये है। अब आखिर बचता है फाइबर ऑप्टिक केबल। हाँ, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है कि वो 100 किलोमीटर प्लस के नेटवर्क को भी सपोर्ट कर ले, क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी उसमें भी आपको बीच में रिपीटर्स तो लगाने ही पड़ेंगे। अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल भी यूज़ कर रहे हैं जिसमें प्रकाश की तरंगें ट्रैवल कर रही हैं, उसमें भी आपको बीच में रिपीटर लगाने पड़ेंगे, बीच में आपको रूटर्स लगाने पड़ेंगे, तभी वो 100 किलोमीटर प्लस के डिस्टेंस को कवर कर पाएगी। लेकिन हाँ, इन चारों में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है। तो इसका आंसर होगा बी, फाइबर ऑप्टिक केबल। किसी केबल के पास अगर चांस है 100 किलोमीटर प्लस की डिस्टेंस का नेटवर्क को कवर करने का, तो वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, क्योंकि बाकी सब तो इससे स्लो हैं और इनकी रेंज भी कम होती रहती है। तो बी ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटोकॉल्स के बारे में, हम जब ईमेल भेजते हैं तो किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। पहले आइए ये पता करते हैं कि जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो किस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो हम यूज़ करते हैं HTTP प्रोटोकॉल का। और जब हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो हम यूज़ करते हैं FTP प्रोटोकॉल का, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जब हम किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करते हैं, उसके कमांड लाइन को, उसको हम SSH कहते हैं, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल कह दीजिए। अब चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो हमने यहाँ पे देख लिए। ऑप्शन डी HTTP था, ऑप्शन सी FTP था, ऑप्शन ए SSH था, और तीनों में ईमेल की बात नहीं आती। तो एक ही ऑप्शन बचता है SMTP। SMTP की बात हमने की नहीं की, लेकिन क्योंकि आपको HTTP, FTP और SSH मालूम था, तो इससे आप पता कर सकते हैं। अगर 3 ऑप्शन गलत हैं तो एक ऑप्शन सही होगा। लेकिन फिर भी आइए इसके बारे में जान लेते हैं। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होता है, इससे ईमेल भेजे जाते हैं। तो जिस तरह हम HTTP प्रोटोकॉल की मदद से वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हैं, उसी तरह SMTP एक प्रोटोकॉल है, नियमों का समूह है
जिसकी मदद से हम ईमेल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, एसएमटीपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इंटरनेट पर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाउनलोड करने, अपलोड करने और ट्रांसफर करने का एक तरीका है। तो हमने अभी देखा सारे प्रोटोकॉल्स, इसमें भी प्रोटोकॉल से पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, डीएनएस। डीएनएस तो होता है डोमेन नेम सिस्टम। वो तो किसी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और आईपी को डोमेन में भी कन्वर्ट कर सकता है। जैसे facebook.com है, उसका आपको ये तो पता है डोमेन नेम, लेकिन आईपी एड्रेस नहीं पता, तो डीएनएस क्या करेगा, डोमेन नेम से आईपी एड्रेस आपको बताएगा। ये डीएनएस होता है, इसका फाइल ट्रांसफर से कोई मतलब नहीं। दूसरा ऑप्शन एचटीटीपी। एचटीटीपी हमने अभी देखा कि ये वेबसाइट्स को खोलने के काम आता है, वेबसाइट्स को देखने के काम आता है, तो ये भी फाइल ट्रांसफर के काम नहीं आएगा। एफटीपी, हाँ एफटीपी ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो एफटीपी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आखिरी ऑप्शन है वॉइप। वॉइप होता है वॉइस ओवर आईपी। अगर आपको किसी से फोन से बात करनी है तो आप फोन लाइंस का यूज कर सकते हैं, फोन के सिग्नल का यूज कर सकते हैं। आपने कॉल किया किसी को, नॉर्मल वाला सिम वाला कॉल आपने किया, तो वो वॉइप से नहीं जाता, वो आपका टेलीफोन की अलग सिग्नल जाती है, जिससे कि आप किसी से बात कर पाते हैं डायरेक्ट। लेकिन जो वॉइस ओवर आईपी है, ये इंटरनेट की मदद से आपकी वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है, तो ये होता है वॉइस ओवर आईपी। लेकिन इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका होगा सी, एफटीपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी संदेश कितने प्रकार के होते हैं? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने टाइप के होते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक टाइप तो यही होता है, एचटीटीपी। ऐसे लिखते हैं हम, फिर एक कोलन लगाते हैं, 2 स्लैश लगाते हैं, फिर वेबसाइट का सब डोमेन है तो सब डोमेन लिखते हैं, www लिखना है तो वो लिखते हैं, फिर डोमेन नेम लिखते हैं। एक तरीका तो ये होता है एचटीटीपी का, एक तरीका ये भी होता है HTTPS, फिर यहाँ एक कोलन, फिर / फिर यहाँ पे डोमेन नेम या सब डोमेन, फिर डोमेन नेम। तो ये 2 तरीके होते हैं जिससे हम HTTP का यूज कर सकते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। सिक्योर मतलब कि इसमें हमने अपने जो वेबसाइट के ओनर हैं उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया है कि हाँ वेबसाइट इनकी है, ये चला रहे हैं और ये आइडेंटिटी वेरीफाइड है, तो उसको SSL सर्टिफिकेट कहते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर आप इसका फुल फॉर्म होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसको अगर आप SSL यूज करेंगे अपने वेबसाइट पे तो होगा क्या, जितने भी कम्युनिकेशन आपके वेबसाइट पे हो रहे हैं, आपके वेबसाइट पर कोई यूजर डेटा भेज रहा है या आपकी वेबसाइट किसी यूजर को कुछ डेटा भेज रही है, तो वो डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है। वो डेटा बीच में अगर कोई अटैकर बैठा है वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो एनक्रिप्टेड रहता है। तो ये होता है SSL का फायदा। और ये 2 टाइप में आप HTTP को यूज कर सकते हैं, एक बिना SSL पे इसमें जो डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर होगा, उसको कोई भी बीच में अगर बैठा है तो वो पढ़ सकता है, और एक होता है HTTPS जो कि सिक्योर्ड होता है, जिसमें SSL सर्टिफिकेट लगा होता है, उसकी डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर होती है, वो कोई पढ़ नहीं सकता जब बीच में कोई अटैकर बैठा है। तो ईव्सड्रॉपिंग अटैक उसको कहते हैं, वो नहीं हो सकता HTTPS में। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल यूजर्स को इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम वॉइस और वीडियो कॉल करने की सुविधा देता है? तो ये पूछ रहा है कि अगर हमको वॉइस कॉल करना है लेकिन इंटरनेट के थ्रू करना है तो हम किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन में क्या क्या है, एफटीपी। एफटीपी तो होता है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से हम फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो ये ऑप्शन तो इसमें नहीं होगा। दूसरा है वॉइस ओवर आईपी। हाँ ये हो सकता है क्योंकि इसमें हम
वॉइस अपनी इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हो सकता है जिससे किसकी मदद से आप टेलीफ़ोन कॉल और वीडियो कॉल दोनों कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होगा मोस्ट लाइकली। ईमेल, ईमेल तो चिट्ठी भेजने के काम आता है। अगर आपको किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कोई लेटर भेजना है, कोई फाइल्स भेजनी है ईमेल के थ्रू, छोटी फाइल्स, और कुछ मैसेज भेजना है किसी को, तो आप ईमेल का यूज़ करें। तो इसमें वॉइस और वीडियो कॉलिंग का कोई योगदान नहीं है। डीएनएस हमने अभी देखा कि डीएनएस तो डोमेन नेम सिस्टम होता है, वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस कन्वर्ट करता है, आईपी को डोमेन में कन्वर्ट करता है। तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, वो होगा ऑप्शन बी, वॉइस ओवर आईपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है कौन सा है चारों में से? ऑप्शन है एचटीटीपी। एचटीटीपी तो हमने देखा कि वो वेबसाइट को खोलने के काम आता है, वो रिमोट लॉगिन तो प्रोवाइड करता नहीं है। ऑप्शन बी है टेलनेट। हाँ, टेलनेट ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से रिमोटली कनेक्ट करने के काम आता है। तो टेलनेट इसका आंसर होगा सही। ऑप्शन सी है टीपी, ऑप्शन डी है आरटीपी। तो ये दोनों ऑप्शन कोई रेलेवेंट नहीं है, ये कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा इस केस में भी, फिर से ऑप्शन बी, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सूचना भेजना, उसके मार्ग और प्राप्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों को कहा जाता है। हमने ये बार बार पढ़ा है, और ये जो हमने यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स लिखे हैं, ये वही नियम है जिसकी मदद से मैसेजेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, और यही नियमों की वो श्रृंखला है जिसकी मदद से डेटा ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन ए आपका प्रोटोकॉल यही सही ऑप्शन होगा। और बी, ऑप्शन बी क्या, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम तो डेटा को प्रोसेस करने का काम आता है उसी कंप्यूटर के अंदर। तो एल्गोरिदम तो नहीं होगा। प्रोग्राम, प्रोग्राम तो किसी भी आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो एक प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम तो प्रोटोकॉल नहीं होता। प्रोग्राम डेटा को ट्रांसफर करने और उसको नियंत्रित करने के काम नहीं आता। प्रोसीजर, प्रोसीजर आप प्रोग्राम के अंदर ही आपने कोई फंक्शन लिखा है छोटा सा जो एक काम करता है केवल, तो उसको आप प्रोसीजर कहेंगे। तो इन तीनों का कोई मतलब नहीं है डेटा को ट्रांसफर करने से। और डेटा को ट्रांसफर करने, उसको नियंत्रित करने, उसको उसके मार्ग को बताने कि जो भी प्रोटोकॉल्स, जो भी नियम होते हैं उनको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और वो यही सब होते हैं जो हमने अभी देखे। ये टेलनेट है, डीएनएस, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएसएच, एमपीपी और टीसीपी, आईपी यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये होते हैं प्रोटोकॉल्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है, फिर से वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, कौन सी तकनीक मोबाइल डिवाइसेस के लिए उच्च गति वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से संबंधित है? अब इन चारों में से पूछ रहा है कि किनमें, किसमें डेटा ट्रांसफर रेट जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? जीआरपीएस, जीआरपीएस कुछ नहीं होता, जीपीआरएस होता है, तो जीआरपीएस कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जीपीएस, जीपीएस तो होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इससे आप धरती पर कोई भी डिवाइस कहाँ पे लोकेटेड है उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड पता कर सकते हैं। तो ये जीपीएस होता है। जीपीएस का मोबाइल कम्युनिकेशन से कोई मतलब नहीं, मोबाइल डेटा की स्पीड से जीपीएस का कोई मतलब नहीं है। अब क्या है वाई मैक्स? वाई मैक्स जो होता है जनरली वो स्टेशनरी बेस स्टेशन पे होता है। तो वाई मैक्स का स्टेशन होता है वो किसी छत पर लगा होना चाहिए या एक जगह पे होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन पूछा है मोबाइल डिवाइस, तो वाई मैक्स डायरेक्टली मोबाइल डिवाइस में नहीं जुड़ा रहता, वो स्टेशनरी होता है जनरली। इसका जो बेस स्टेशन होता है वाई मैक्स का वो स्टेशनरी होता है। तो ये वाई मैक्स नहीं होगा इसका आंसर। एलटीई, हाँ एलटीई जो होता है वो एक ऐसा
डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है मोबाइल्स को, जो कि बहुत हाई स्पीड में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, LTE। अगला क्वेश्चन देखते हैं। LTE टेक्नोलॉजी का उपयोग वायरलेस टेक्नोलॉजी की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें किया जाता है? तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो LTE टेक्नोलॉजी होती है वो इन चारों में से किसमें यूज होती है? ऑप्शन दिया है 3G, 2G, 4G, 1G। और हमने अपने मोबाइल कम्युनिकेशन के जनरेशन वाइज क्लास में देखा था कि 1G एनालॉग सिग्नल यूज करता था, तो वो डिजिटल सिग्नल यूज ही नहीं करता था, तो 1G तो ऑप्शन नहीं होगा। 2G जो है, 2G आपका डिजिटल सिग्नल यूज करता था, लेकिन वो TDMA और CDMA यूज करता था, हमने चार्ट में देखा था, तो ये भी नहीं होगा। 3G जो है वो CDMA 2000 यूज करता था, ये उसका प्रोटोकॉल था। एक ही ऑप्शन बचता है 4G। हाँ, 4G LTE यूज करता था, तो 4G आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो ये थे क्वेश्चन।